नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि टेस्ट सीरीज़ 2 लॉकडाउन में हम लोग 24 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं है, बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के सिलेबस को लिखने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों, इसमें 3 काम हम लोग करने जा रहे हैं। एक तो आप पूरी तरह आंसर राइटिंग को देखें मेरे साथ, यानी जो हमारा टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज के साथ आंसर राइटिंग की प्रक्रिया से भी आप जुड़ें। जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, और इसमें एक तीसरा काम की हम लोग व्याख्या भी करते जाएं, छोड़े नहीं। 2 ही बातें होती हैं कि भाई एक हम कैसे लिख रहे हैं, और दूसरी बात कि उसमें कमी क्या है, उसको यदि शिक्षक सुधार दे, या जिस शिक्षक से हम पढ़ रहे हैं या जिससे हम मार्गदर्शन ले रहे हैं कि कैसे उत्तर लिखा जाए, वो सुधार दे। दोस्तों, इन दोनों बातों में एक जगह एक गैप है। वो क्या गैप है कि भाई हमने तो अपना उत्तर लिखा, बहुत बढ़िया, हमने अपना उत्तर लिखा, शिक्षक ने भी बता दिया कि आपके पास ये कमियां हैं, और फिर हम उन कमियों को दूर करने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, उसके लिए अपने पास ना तो पर्याप्त समय होता है और ना सामग्री होती है। तो जो ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम है, इसका काम ही है कि मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको बोल कर लिखाऊं, कंप्लीट उत्तर। जो संपूर्ण उत्तर होगा वह जब तक आप मेरे साथ बोलेंगे नहीं, जब तक मैं बोल के डिक्टेट करके ना लिखाऊं, तो याद रखिए, टीचर यदि आपको सिर्फ पॉइंट दे दे या कहे कि भाई भाग 1 में ये लिखिए, भूमिका में ये लिखिए, मध्य क्रम में, मुख्य भाग में ये लिखिए, निष्कर्ष में, ये तो हम भी जानते हैं कि भूमिका एक होगी, एक मध्य भाग होगा, मुख्य भाग, एक निष्कर्ष। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कम काम करेंगे लेकिन ठोस काम करेंगे। ये कब संभव है कि एक पूरे प्रश्न का उत्तर ढंग से कैसे लिखा जाए? ये तभी संभव है जब आप, याद रखिए, टेस्ट सीरीज में कम प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप बीपीएससी दे रहे हैं, तो भाई इसमें कुल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें देखिएगा एक प्रश्न के 3-3 पार्ट हैं, और इस तरीके से 5 या 6 प्रश्न दोनों खंड से लिखना है और उनके 3-3 पार्ट। यानी मान लीजिए कि आईएएस में कुल 30 से 35 प्रश्न तक आपको लिखने पड़ते हैं। एकदम यकीनन ये सही है, ये झूठ नहीं है। ऐसे ही यूपी पीसीएस दे रहे हैं, तो उसमें भी आपसे कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि टेस्ट सीरीज में आप इतने ही प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे फर्ज कीजिए कि कुल 12 या 14 या 15 आप टेस्ट दे रहे हैं। उन सभी टेस्ट में यदि इतने ही प्रश्न हो, फर्ज कीजिए कि यदि 6 प्रश्नों को जांचना हो, और एज ए शिक्षक, बतौर एक शिक्षक के रूप में मेरे पास कुल 60 कॉपी है। हालांकि ऐसा होता नहीं, कॉपी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कई परीक्षार्थी, कई अभ्यर्थी शरीक होते हैं। क्या ये मेरे द्वारा संभव है कि मैं 100 या 200 कॉपी को
उनके सभी प्रश्नों के उत्तर को जांच करके आपके सुपुर्द कर सकूं और आपकी कमियों को बता सकूं, आपकी अच्छाइयों की ओर इशारा कर सकूं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारे जैसे शिक्षक फिर क्या करते हैं कि टालने लगते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि किसी स्टूडेंट से कॉपी जांच करवा दी जाए। अब एक स्टूडेंट क्या जांचेगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई सेलेक्ट भी हो गया है तो वह क्या जांचेगा? हो सकता है कि जिन प्रश्नों को लिख करके वो सेलेक्ट हुआ है उसे वो आते थे, बाकी नहीं आते। या ये भी हो सकता है कि सिलेक्शन की प्रक्रिया एक अलग है, सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थी में और जो सेलेक्ट होने जा रहा है उसमें एक फासले का अंतर होता है, एक अंतराल होता है। किस वर्ष कैसा प्रश्न पूछा गया, हो सकता है कि जो परीक्षक रहा है उस पर किसी मानसिकता का प्रभाव रहा हो, किसी विचारधारा का। इसीलिए बेहतर है कि आपकी कॉपी एक मंझा हुआ, एक अभ्यस्त, एक जो कई वर्षों से लगातार मेहनत करा रहा है, एक अनुभवी शिक्षक आपकी कॉपी जांचे। तो दोस्तों, जो अनुभवी शिक्षक है यदि वह आपकी कॉपी जांचेगा तो उसे थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है दोस्तों, कि आप जो भी परीक्षा दे रहे हों, मेरे टेस्ट सीरीज में आप सप्ताह में एक दिन न आकर के एक दिन की जगह सप्ताह में 3 दिन आए और हर रोज सिर्फ हम आपको 2 प्रश्न दें। उस 2 प्रश्नों को लिख करके, चाहे वो ऑफलाइन प्रोग्राम हो चाहे वो ऑनलाइन प्रोग्राम हो, तब इसका फायदा होगा कि इन 2 प्रश्नों को मैं ढंग से जांच पाऊंगा। और जांचने के बाद चूंकि मुझे 2 दिन में 2 ही प्रश्न जांचने हैं हर विद्यार्थी के, तो फिर मेरे पास 2 दिन का समय है, क्योंकि सप्ताह में 3 ही दिन ये टेस्ट है। तो ऐसे में ये 2 दिन में आपको मैं 2 बड़े प्रश्न बड़े इत्मीनान से लिखा सकता हूं। जब इन बड़े प्रश्नों पर काम हमारा होने लगे, एक अच्छी स्थिति में हम पहुंच जाएं, तो फिर याद रखिए 4-4 टिप्पणी हम ले सकते हैं। 2 दिन में 4 टिप्पणी लिखाना, बोल करके कंप्लीट बोर्ड पर उसका उत्तर लिखा देना, ये मेरे लिए बहुत आसान होता है। मैंने किया भी है। आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 महीने से YouTube पर लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को भी डालता रहा हूँ। दरअसल वो टेस्ट सीरीज़ के ही मुद्दे थे, लेकिन चूँकि उस समय लॉकडाउन में बच्चे बहुत बिखरे हुए थे या मन में कई प्रकार का संशय था, लेकिन अभी जो 2-3 महीने से हम लोग कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको इस बात का एहसास हो गया है कि कितना लाभ दे रहा है। प्रश्न 2 लीजिए, उनके उत्तर आप उसी दिन लिख करके या अगली सुबह तक जमा कर दीजिए। हम अगले दिन शाम को आप देखेंगे कि दोनों प्रश्नों का कंप्लीट उत्तर, संपूर्ण उत्तर लिखा करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। अब आपको किसी नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी टेक्स्ट बुक को खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपकी ये भी आवश्यकता नहीं होगी कि अब हम शिक्षक के सामने बैठ के क्या पूछें, क्योंकि आपके पर्सनल चैनल पर, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से, या जो मेरे ग्रुप से जुड़े हुए साधना IAS ग्रुप, उस ग्रुप के माध्यम से वो हमेशा आपको आंसर मिलता रहेगा। प्रश्नों को कैसे लिखें। दोस्तों, हिंदी साहित्य में सफलता के लिए याद रखिए, एक तो भाषा खंड का बेहतर होना जरूरी है ही, क्योंकि सबसे स्कोरिंग है। कविता खंड भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सभी खंड हैं, लेकिन ये 2 खंड, जब तक आप व्याख्याओं को ढंग से नहीं समझेंगे, आपकी समस्या रहती है कि संदर्भ में क्या लिखें, प्रसंग में क्या लिखें,
इसका मुख्य अंश क्या हो, कला पक्ष क्या हो, विशेष क्या हो, प्रासंगिकता क्या हो, जब तक मेरे साथ एक एक पंक्ति को बोर्ड पर नहीं देखेंगे। भाई हर सिलेबस में, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हों, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हों या यूपीएससी, व्याख्या की कुछ खास पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। उनका क्षेत्र देखेंगे तो निश्चित है, मैं ये नहीं कहता कि सीमित है, लेकिन क्षेत्र निश्चित है। उस एरिया पर, उन क्षेत्रों पर यदि हम ढंग से काम कर लें तो यकीन मानिए कि आप फिर तरसेंगे नहीं, आप फिर कहीं ऊहापोह में नहीं रहेंगे कि कैसे व्याख्या करें। निराला की सरोज स्मृति यदि बीपीएससी में है तो कैसे व्याख्या करें, यूपीपीसीएस में पंत की कविताएं परिवर्तन नौका विहार हैं तो उनकी व्याख्याएं कैसे करें, या फिर आईएएस के सिलेबस में अगर हम लोग दे रहे हैं तो बिहारी की कविता या निराला की राम की शक्ति पूजा या तुलसी के जो अलग अलग कांड हर क्षेत्र में पूछे गए। बीपीएससी में आप देखेंगे तो अयोध्या कांड है, आईएएस में आप देखें तो कवितावली का उत्तर कांड है, उसको पढ़ना है ढंग से, और रामचरितमानस का सुंदर कांड है। ऐसे ही कुछ लोग झारखंड दे आते हैं तो उनके यहाँ बाल कांड है। जब एरिया को हम लोग ढंग से पकड़ के इसमें क्या बात आएगी, इसमें कौन सी चीज़ लिखें, तुलसी की दृष्टि क्या थी, निराला की रचनात्मक दृष्टि क्या थी, कबीर ने किन सामाजिक दर्शनों का सहारा लेकर या किस परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें कही होंगी, बिहारी का जो परिवेश था दरबारी सामंती, उसका जो पुनरुत्थान हुआ, उन पर जो दोहरी दरबारी मानसिकता थी, उसके अंतर्गत नायिका भेद, अलंकारिक चेतना, श्रृंगारिक वर्णन, अंग शोभा चित्रण, वेशभूषा वो क्यों आया, जब तक आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तो ना तो व्याख्या बहुत अच्छी तरह करने की स्थिति में होंगे, ना किसी प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। इसीलिए ये जो मेरा टेस्ट सीरीज है, फिर ध्यान से सुनिए, ये आप पर एक साथ बोझ लादने की कला नहीं है। ये आप पर छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से, यानी 2 प्रश्न एक दिन में देकर फिर एक दिन बाद, यानी एक दिन बीच करके 2 प्रश्न और दिया जाए, और मैं ठीक प्रश्न देने के बाद शाम को या अगली सुबह उस पर उत्तर लिखाता जाऊं, तो आप इत्मीनान से जब मन करे उस लेक्चर को सुन करके आप उसे रिकॉर्डेड रूप में रखें, जब मन करे सुने। अगर आपने उसका संकलन तैयार कर लिया तो याद रखिए परीक्षा से पहले एक बार और सुन के जा सकती हैं। दोस्तों, मेरे दादाजी भी शिक्षक थे और मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो उन्होंने एक बात मुझे समझाई कि काम करो, हर रोज़ आपको बहुत चीज़ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, सिर्फ एक प्रश्न पढ़ो। मैंने कहा बस इतना? उन्होंने कहा हाँ। यकीन मानिए वही एक प्रश्न पढ़ता था, उसके बाद उन्होंने जब जब मुझे मौका लगा या मैंने उनसे विनती की कि अब एक प्रश्न तो पढ़ लिया हूँ, अब छुट्टी दे दीजिए खेलने की, तो कहते थे हाँ जाओ खेलो। मुझे लगा ये तो बड़ा आसान है, एक ही प्रश्न पढ़ना है, करना क्या है। अब बच्चे छोटे होते हैं, उनको बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं। उनकी एक शर्त थी कि तुम जब तक इसका उत्तर नहीं सुना लोगे या इसे सॉल्व नहीं करोगे तब तक छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता था एक ही प्रश्न तो है, खेलते खाते हंसते नाचते मैं पढ़ लेता था उसको, उसका उत्तर उन्हें सुना देता था या उसे लिख करके दे देता था, उसके बाद दिन भर खेलता था स्कूल के बाद। ये बात मुझे तब जाकर के समझ में आई जब बड़ा हुआ और उनकी प्रक्रिया के तहत जब जब किसी क्लास को पढ़ा तो उस क्लास में अव्वल आया। तो जैसे कई जगह आप देखेंगे कि कई बातें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक शिक्षक यहाँ खड़ा होकर पढ़ाता है तो कुछ न कुछ उसकी गुणवत्ता होगी, कुछ न कुछ उसका अनुभव होगा, कुछ न कुछ उसकी योग्यता होगी। ये बात मुझे बहुत बड़े होने पर समझ में आई कि 365 दिन होते हैं साल में, एक एक प्रश्न हर रोज़ तैयार किया जाए तो याद रखिए 365 प्रश्न तैयार होते हैं। आपका हिंदी साहित्य हो चाहे आपका जीएस का पेपर हो, आप ज़रा करके तो देखिए, हर रोज़ एक प्रश्न हिंदी से, हर रोज़ जीएस से एक प्रश्न करके देखिए,
हिंदी में कुल 70 अच्छे प्रश्न तैयार हो जाएं तो आप सेलेक्ट होते हैं, और जीएस में लगभग 200-225 ढंग के मुद्दे तैयार हो जाएं तो आप 100% सेलेक्ट होते हैं। हर रोज़ एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, 365 दिन हैं, 70 और 365 के बीच का जो फासला है उसको देखें तो 7 गुने 5 35, 360 दिन है। एक प्रश्न को आप चाहें तो 5-5 बार पढ़कर लिख सकते हैं। 365 को यदि 70 से भाग दें तो भाई एक प्रश्न पर 5 गुना समय मिलता है, 5 बार उसे पढ़ सकते हैं। जीएस में भी हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, हम एक ही बार बोझ ले लेते हैं, एक साथ 30-40 किताबें उठा लेते हैं, एक साथ हम हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं, एक साथ हम जीएस भी पढ़ना चाहते हैं, एक साथ हम कंपलसरी को भी तैयार करना चाहते हैं, एथिक्स को भी। ठीक है, पढ़िए सबको, लेकिन तरीका को थोड़ा बदला जाए। कैसे? कि भाई क्यों ना हम एक टारगेट सेट करें कि आज हिंदी का एक प्रश्न तैयार करेंगे, जीएस के हिस्ट्री या पॉलिटी इस सेक्शन से एक प्रश्न तैयार करेंगे। तैयार करने का अर्थ उसको ढंग से पढ़ के उसको पूरी तरह लिख लीजिए, और फिर कोई ऐसा शिक्षक हो कि उसे चेक कर ले, और चेक करने के साथ उस पर फिर से वो उत्तर बोल करके लिखा दे, पूरी बात समझा दे कि भूमिका क्या, निष्कर्ष क्या, बीच में कौन कौन से स्टेटमेंट डालिए, किन आलोचकों की पंक्तियों को डालिए, किन विचारकों को डालिए। तो दोस्तों तब जाके आपका सिलेबस देखते देखते बिना लोड के बहुत कम समय में तैयार होता है। जाहिर सी बात है, आप में से कई मेरे दोस्तों के एक प्रश्न है या उनका एक संशय है कि भाई ऑफलाइन में तो बहुत पैसे लगते हैं, आप ये इतनी कम फी में प्रतीकात्मक चार्ज में ये 3 काम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हम लोग तो बचपन से सुने हैं कि भाई जो महंगा होता है वो अच्छा होता है। मैं इस बात से मैं भी परहेज नहीं करता कि भाई महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, परंतु इसका अर्थ ये नहीं, ठीक है महंगी चीज़ें या महंगे ब्रांड अच्छे होते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन कई बार जो लोकल चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। आप किसी महंगे ब्रांड का जूता पहनते, ठीक है बढ़िया है, लेकिन एक दौर था जब अपने गांव देहात में या अपने कस्बे में वहाँ का लोकल मोची जूता बना देता था, और उस जूते से जो आराम मिलता था, कुछ लोग उसमें सरसों तेल वगैरह का प्रयोग करके वो आँखों के लिए भी सुकूनदायी होता था, चलने में भी बड़ा सुखद होता था, और इतना ही नहीं बड़ा टिकाऊ होता था। आज तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की भी गुजारिश है कि भाई वोकल फॉर लोकल। याद रखिए, ये सिर्फ एक स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी स्वनिर्भरता से जुड़ने का मुहिम नहीं है, आपको आत्मनिर्भर बनाने और आपको आत्ममूल्यांकन से जोड़ने का भी मामला है। इसलिए हमेशा कम पैसे की चीज़ को या सस्ती चीज़ को या लोकल ब्रांड को उपेक्षा की दृष्टि से मत देखिए। हो सकता है कि ब्रांड पे बहुत भारी पड़े वो, जब भी ऐसे ब्रांड उसके सामने आए तो उनको पानी भरना पड़ सकता है, ऐसा संभव है। मैं इसे किसी बड़बोलेपन में नहीं कह रहा हूँ या इशारा मेरी ओर नहीं है, बल्कि हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। भाई देखिएगा कि कई बार किसी महंगे रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता है उससे बहुत स्वादिष्ट कोई ठेले वाला, रेहड़ी वाला सड़क के किनारे बना के खिला देता है साफ सुथरा रूप में। अब हाइजीन का भी प्रश्न आप तलाशते हैं। अरे हाइजीन का अर्थ क्या है कि मुंह में सैनिटाइजर लेके खाना कोई खिलाए आपको? हाइजीन का अर्थ है कि जो खाना पक जाए, साफ सुथरा हो, मक्खी उस पर न भिन भिना रही हो, पेट भर जाए, मन को संतुष्टि मिले, और सबसे बड़ी बात सस्ते में हो जाए। तो याद रखिए उससे पूरी तरीके से हमें संतुष्टि मिलती है। दोस्तों इसलिए इस प्रश्न में मत आप फंसिए कि कीमत क्या है या मैं चार्ज बहुत कम क्यों लेता हूँ। मैंने तो पूरे लॉकडाउन आपको हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस यूं ही पढ़ाया यूट्यूब पर। वो अपनी एक रणनीति है, हो सकता है कि मैं उसको भविष्य के व्यवसायिक लाभ के लिए देख रहा हूँ,
या मन में हो सकता है कि कोई सामाजिक संकल्पना जगी हो, समाज सेवा का भाव जगा हो, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत अवधारणा, उसके पीछे आप मत जाइए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि भाई जो डिजिटल बोर्ड पर लोग समझाएं उसे मैं इस सिंपल बोर्ड पे नहीं समझा सकता। हो सकता है उनसे भी बेहतर इस पे समझा जा सकता है। मुझे तो डिजिटल बोर्ड का खेल ही नहीं समझ में आया। लिखने चलो इधर, तब तक कपड़ा इधर लग के कुछ और लकीरें बन जाती हैं उस पर। अब एक और नई समस्या खड़ी हो गई। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए, 2 प्रश्न लीजिए मुझसे, उसको शाम तक या अगले दिन तक लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। जो व्हाट्सएप नंबर है उसका प्रयोग आप कर सकती हैं, लिख सकती हैं। देखिए, ये नंबर है 9213706579। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, 9213706579। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, साधना आईएएस का व्हाट्सएप है। आपके प्रश्न हमेशा इस पर चेक होते रहे हैं और आगे भी होंगे, और मैं उस पर हमेशा आपको लिख कर के भेजूंगा मूल्यांकन कैसे हो, और साथ ही उस प्रश्न का उत्तर अगले दिन कंप्लीट रूप में बोर्ड पर लिखाएंगे। तो ये 3 प्रोसेस है दोस्तों। एक टेस्ट सीरीज का टेस्ट सीरीज हुआ, सप्ताह में आप 6 प्रश्न लिख रहे हैं। कितने लिख रहे हैं? चाहे आप आईएएस देने जाएं तो, चाहे आप बीपीएससी देना चाहें, चाहे आप यूपीपीसीएस। हाँ, प्रश्नों का जो अंतर रहेगा वो अंकों की दृष्टि से निश्चित तौर पर अलग होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उसका तरीका बड़ा ही सुंदर है, उसे कैसे अलग करें हम, आईएएस के प्रश्न को कैसे अलग करें, यूपीपीसीएस के प्रश्न को कैसे लिखें, बीपीएससी में वही प्रश्न। जैसे मान लीजिए कि आईएएस में छायावाद की विशेषता है तो भाई 25 या 30 नंबर या कई बार 15 नंबर, लेकिन बीपीएससी में यही प्रश्न 50 नंबर का है, और उत्तर प्रदेश पीसीएस में यही प्रश्न हो सकता है 40 नंबर का हो। दोस्तों, भाई किसी भी प्रश्न को ढंग से जब पढ़ेंगे, उसको संपूर्ण रूप में लिख करके, पढ़ करके हम दिलो दिमाग में बैठा लेंगे, उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि नाम ही है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उत्तर लेखन अभ्यास, और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो किसी प्रश्न को जब ढंग से लिख लेंगे तो उसे छोटा कैसे करना है, उसे बड़ा कहाँ करना है, कब उसे और छोटा कर देना है। भाई संपूर्ण उत्तर को आप चाहें तो लघु उत्तर भी बना सकते हैं और टिप्पणी भी बना सकती हैं। और याद रखिए, जिन्होंने समग्रता के साथ अध्ययन नहीं किया है वो व्याख्या में भी कहीं ना कहीं कमज़ोर रहेंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग इसी सिलसिले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इस शुरुआत के साथ और इस शुभकामना के साथ कि आपकी सफलता हर हाल में सुनिश्चित हो। दोस्तों, आज के प्रश्न लिख लीजिए। याद रखिए, सप्ताह के 3 दिन हम 3 अलग अलग खंड से काम करेंगे। जैसे अगर आज भाषा खंड के प्रश्न पर काम करेंगे तो परसों के जो प्रश्न रहेंगे वो कविता खंड पर, उसके बाद एक दिन बीच करके जो प्रश्न रहेंगे वो गद्य खंड से होंगे या साहित्य इतिहास खंड से। आप अपनी 4 कॉपी बना लीजिए, टेस्ट सीरीज़ की कॉपी बनाइए, कागज़ की ज़रूरत नहीं है, ताकि जब आप देखें कि 3-4 महीने बाद उस चारों कॉपी में कम से कम 30-30, 40-40 प्रश्नों के उत्तर लिखे गए, यानी अगर कुल टटोलेंगे तो 150 प्रश्नों के उत्तर आ गए उसमें। अगर आपने हिंदी साहित्य के चारों खंड से 150 से ऊपर प्रश्न लिख दिए तो यकीन मानिए आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो आइए आज के प्रश्न लिखिए। आज हम लोग भाषा खंड से देखेंगे दोस्तों। भाषा खंड के जो 2 प्रश्न हैं, एकदम शुरुआत से देखिए कौन कौन से प्रश्न रहेंगे। जो पहला प्रश्न होगा वह लिखिए, हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करें। दोस्तों, ये हर बार पूछता है, इस बार भी आप आईएएस की परीक्षा देखें या बीपीएससी, वहाँ भी पूछा हुआ है। तो ये जो प्रश्न है इसको कैसे पूरी तरह से लिखें, क्या डालें, क्या छोड़ें, कहाँ
किसी भारोपीय भाषा से शुरू करें या आर्य भाषा संस्कृत से शुरू करें, आगे चल कर के आधुनिक काल तक जोड़ें, कई बार दिक्कतें आती हैं दोस्तों। तो उन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए ही जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, आज के टेस्ट के लिए 24 जनवरी 2021। प्रश्न 1, हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करें। हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करें। देखिए प्रश्न साफ साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, सुन के लिखिए। हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करें। जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, याद रखिए आपको इसको 50 नंबर के लिए तैयार करना है। जो लोग आईएएस दे रहे हैं, याद रखिए आपको उन 25 नंबर या 15 नंबर के लिए तैयार करना है। जो लोग यूपी पीसीएस दे रहे हैं, याद रखिए इसे 40 नंबर के लिए तैयार कराइए। जब हम उत्तर लिखाएंगे तो तीनों फॉर्मेट में लिखना सीखेंगे, छोटा कैसे करें, बड़ा कैसे करें। हाँ, क्योंकि यही प्रश्न टिप्पणी में आएगी तब क्या कीजिएगा, तब कहाँ जाइएगा। और यही प्रश्न अगर बड़े प्रश्न के रूप में आए तब क्या करेंगे। ठीक है, बीपीएससी देने वाले कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ हम बड़े प्रश्न ही लिखते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि उत्तर का एक खंड ऐसा भी है जिसमें टिप्पणी है। उत्तर का एक खंड ऐसा भी है जिसमें व्याख्या है। तो आप ना तो व्याख्या से आपको मुक्ति मिली है, ना टिप्पणी से मिली है। तो भाई इन प्रश्नों पर विचार कीजिएगा। आज का जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वो तैयार करेंगे हम लोग कि भाषा और बोली का अंतर स्पष्ट करें। अक्सर ये दोनों प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इनमें से एक प्रश्न हर साल आप देखेंगे पूछा गया है। बोलियों के विकास पर पूछा जाता है, उपभाषाओं पर पूछा जाता है। यदि आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बार बार उपभाषाएं पूछी जाती हैं। आईएएस में भी उपभाषाएं, यूपी पीसीएस में भी। तो भागना क्यों। तो ये दो प्रश्न हैं, इसको लिख करके आप हर हाल में कल शाम तक कैसे भी भेज दें। हम कल शाम को ही इस पर उत्तर जारी कर देंगे और आपके व्हाट्सएप पर आपके प्रश्नों में क्या कमी रही है, उत्तर को कैसे हम डेवलप करें, यह भी भेज देंगे। तो आइए हम लोग एक नई संकल्पना, एक नई ऊर्जा के साथ इस साल मेहनत करें। 2020 चाहे जैसा भी रहा हो, बहुतों के लिए बहुत अच्छा था, किसी किसी के लिए या बहुतों के लिए बहुत ख़राब भी गुजरा। पर इस नई ऊर्जा और नई मेहनत के साथ यही मेरी शुभकामना है कि 2021 में आप असफलता का मुंह ना देखें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं इसके उत्तर के साथ। तब तक नमस्ते दोस्तों।